आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और काम की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब पूरी जिंदगी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति को 21वीं सदी में जिंदा रखने में लगा दी। इनका नाम है हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। हमारे पास जो स्रोत है वो उनके दशकों लंबे करियर, उनकी दर्जनों किताबों और संस्थानों की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक अकेला इंसान कैसे एक पूरी परंपरा का, एक पूरी लेगेसी का संरक्षक बन सकता है। सही बात है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने यूनानी चिकित्सा को सिर्फ इतिहास की किताबों से निकालकर आज के रिसर्चर्स और डॉक्टरों की मेज तक पहुंचाया। और उनकी कहानी, जैसा आपने कहा, बहुत दिलचस्प है। ये शुरू होती है 1940 में भोपाल से। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर जाएं तो कुछ चीजें मतलब दिमाग को चकरा देती हैं। जैसे 72 किताबें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 40 साल से भी ज्यादा का अकादमिक जीवन और भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब कोई इंसान किसी एक चीज को अपना मिशन बना लेता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो चलिए इसी मिशन को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक उनके करियर की शुरुआत हुई थी 1961 में जी। AMU के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में एक डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल है। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में शुरुआत करने का मतलब है कि आप सिस्टम को बिल्कुल नीचे से समझते हैं। अब जमीन से जुड़े रहते हैं। हाँ, आप लैब में काम करते हैं, आप छात्रों से सीधे जुड़ते हैं और आपको पता होता है कि असलियत क्या है। उन्होंने यूनानी चिकित्सा की दुनिया को किसी ऊंचे पद पर बैठकर नहीं, बल्कि उसके हर छोटे बड़े पहलू को जी कर समझा। और इसके बाद वो दिल्ली गए। हाँ, इसके बाद वे दिल्ली के जामिया तिब्बिया में लेक्चरर बने और फिर 1973 में अलीगढ़ वापस आए। और फिर अलीगढ़ ही उनके काम का केंद्र बन गया। 18 साल तक एक ही विभाग के अध्यक्ष, फिर डीन, और रिटायरमेंट के बाद भी वो यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। हाँ, मानद कोषाध्यक्ष के तौर पर। और ये दिखाता है कि उनके लिए AMU सिर्फ एक नौकरी की जगह नहीं थी, वो एक मिशन था। बिल्कुल। सोचिए, वे इल्मुल अद्विया विभाग के अध्यक्ष थे, यूनानी फार्माकोलॉजी। जी। और ये सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं है, ये मिजाज के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, कि हर दवा का अपना एक स्वभाव होता है, गरम, ठंडा, इस तरह से। हाँ बिल्कुल। तो इस विभाग को चलाना मतलब एक पूरे वैकल्पिक मेडिकल फिलॉसफी को जिंदा रखना था, और वो भी उस दौर में जब दुनिया तेजी से एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ भाग रही थी। ये बात तो है। उनका रिटायरमेंट के बाद भी वहां रुकना बताता है कि वो इस संस्था को अपनी विरासत का हिस्सा मानते थे। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो सुनने में ही मतलब अविश्वसनीय लगता है। 72 किताबें। हाँ, 72। ये संख्या अपने आप में एक कहानी है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहाँ हर जानकारी गूगल पर है, क्या इन किताबों का असर सिर्फ यूनानी स्कॉलर्स के एक छोटे से दायरे तक ही सीमित नहीं रह गया है? ये सवाल बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब छिपा है उनकी किताबों के विषयों में। उनकी पहली किताब देखिए, दौरे जदीद और तिब, जो 1963 में आई। 1963? हाँ, सोचिए 1960 के दशक में जब दुनिया पूरी तरह से मॉडर्न मेडिसिन की तरफ भाग रही थी, ये एक ऐसे विषय पर लिख रहे थे जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की बात कर रहा था। तो वो शुरुआत से ही इस बहस में शामिल थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट था कि यूनानी चिकित्सा म्यूजियम में रखने की चीज नहीं है, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। और फिर उनके काम का दायरा भी बहुत बड़ा था, है ना? बहुत बड़ा। एक तरफ वो तारीख इल्म तशरीह जैसी किताबें लिख रहे हैं जो एनाटॉमी का इतिहास बताती हैं। अच्छा। तो दूसरी तरफ वो कानून इब्न सीना और उसके शारईन और मुतरजमीन जैसी बहुत गहरी अकादमिक किताब लिख रहे हैं। कानून इब्न सीना, ये तो चिकित्सा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानी जाती है ना? हाँ, इब्न सीना का द कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप और एशिया में ये एक तरह से मेडिकल बाइबल की तरह था। हाँ। हकीम जिल्लुर रहमान ने सिर्फ उसका अनुवाद नहीं किया, उन्होंने उसके शारहीन यानी कमेंटेटर्स और मुतरजमीन यानी अनुवादकों पर एक विस्तारित अध्ययन लिखा। मतलब उन्होंने न सिर्फ मूल टेक्स्ट बल्कि उस पर हुई सदियों की अकादमिक बहस को भी एक जगह समेट दिया। बिल्कुल, एक तरह से उस पूरे ज्ञान के यूनिवर्स का नक्शा बनाने जैसा था। एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। स्रोतों में उनकी किताबों की लिस्ट में
ईरानामा और सफरनामा बांग्लादेश जैसे यात्रा वृतांतों का भी जिक्र है। हाँ। एक शख्स जो यूनानी चिकित्सा के इतिहास में इतना डूबा हुआ है, वो अचानक ट्रैवलॉग्स क्यों लिख रहा है? ये उनके व्यक्तित्व का एक और आकर्षक पहलू दिखाता है। अच्छा। ये यात्रा वृतांत सिर्फ घूमने फिरने की कहानियां नहीं है। जब वे ईरान जाते हैं तो वे उस जमीन को देख रहे होते हैं जहां से इब्न सीना और अल राजी जैसे विद्वान आए थे। मतलब वो उस संस्कृति को महसूस कर रहे थे। हाँ, जिसने यूनानी चिकित्सा को जन्म दिया। तो एक तरह से ये यात्राएं भी उनकी अकादमिक खोज का ही एक हिस्सा थीं। इसके अलावा उन्होंने हकीम अजमल खान और अपने दादा हकीम सैयद करम हुसैन जैसे लोगों की जीवनियां भी लिखी, जो दिखाता है कि वे इतिहास को सिर्फ बड़े सिद्धांतों में नहीं बल्कि लोगों की कहानियों में भी देखते थे। और स्रोतों में ये भी उल्लेख है कि उन्होंने पुरानी यूनानी और अरबी ग्रंथों का संपादन और अनुवाद भी किया है। ये काम तो बहुत मुश्किल लगता है। ये उनके काम का सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। क्यों? सोचिए, गैलन और कुस्ता इब्न लुका के ये ग्रंथ सदियों पुरानी हाथ से लिखी पांडुलिपियों में बिखरे पड़े थे, जिनकी भाषा और लिखावट को समझना भी एक चुनौती है। बिल्कुल। उनका अनुवाद और संपादन करने का मतलब है कि आप एक तरह से क्या कहते हैं, अकादमिक पुरातत्वविद का काम कर रहे हैं। आप उस ज्ञान को धूल से निकालकर बचा रहे हैं। हाँ, जो हमेशा के लिए खो सकता था। ये काम करके उन्होंने भविष्य के रिसर्चर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। तो एक तरफ वे किताबों के जरिए यूनानी ज्ञान को कागज पर सहेज रहे थे, लेकिन ज्ञान सिर्फ पन्नों में कैद रहकर जिंदा नहीं रहता। सही बात है। उसे एक घर चाहिए, एक ऐसी जगह जहां लोग आएं, पढ़ें, बहस करें, और शायद यही सोच उन्हें एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर बनाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं से इब्न सीना एकेडमी की कहानी शुरू होती है। इब्न सीना एकेडमी ऑफ मेडिवल मेडिसिन एंड साइंसेज की स्थापना उन्होंने साल 2000 में की। लेकिन ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें हैं 1960 के दशक में शुरू हुई उनकी निजी लाइब्रेरी में। उन्होंने दशकों तक किताबें, पांडुलिपियां, कलाकृतियां सब जमा किया। ये एक जुनून था। हाँ, एक जुनून जो धीरे धीरे एक विश्व स्तरीय संस्थान में बदल गया। तो आज उस लाइब्रेरी का पैमाना क्या है? क्या वो अब भी एक व्यक्तिगत संग्रह की तरह है? नहीं, अब वो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हकीम जिल्लुर रहमान पुस्तकालय में आज 35,000 से ज्यादा मुद्रित पुस्तकें और 1500 पांडुलिपियां हैं। 1500 पांडुलिपियां? जी। और आज के डिजिटल युग में हमें ये समझना होगा कि एक हाथ से लिखी पांडुलिपि का क्या महत्व है। वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, वो इतिहास का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। और ये एकेडमी सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ रिसर्च सेंटर हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्ट और कल्चर से जुड़े प्रदर्शन भी हैं। हाँ, उन्होंने ज्ञान को एक जीवंत, सांस लेते हुए संस्थान में बदल दिया। तो इन सब कामों का नतीजा क्या निकला? इतने विशाल काम के बाद जाहिर है उन्हें काफी सम्मान और पहचान मिली होगी। हाँ, और ये पुरस्कार उनके काम के बढ़ते प्रभाव की कहानी कहते हैं। सबसे प्रमुख तो पद्मश्री है। जी। 2006 में भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री। यह इस बात की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति थी कि यूनानी चिकित्सा को संरक्षित करने का उनका काम देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उनका काम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के सलाहकार के रूप में काम करना, ये किसी पारंपरिक चिकित्सा के विशेषज्ञ के लिए कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। जब WHO जैसा वैश्विक स्वास्थ्य संगठन आपको सलाहकार के तौर पर बुलाता है, तो इसका मतलब है कि वे मान रहे हैं कि आपकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया के काम आ सकता है। ये यूनानी चिकित्सा को एक वैश्विक मंच पर ले जाने जैसा था। हाँ, और इसके अलावा पाकिस्तान की हमदर्द यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनना और फिर 2013 में वहां से मानद डीलिट की उपाधि मिलना। अच्छा। ये दिखाता है कि सरहदों के पार भी उनके काम को कितनी इज्जत दी जाती है। और हाल ही में भी उन्हें एक बड़ा अवार्ड मिला है 2020 में। हाँ, पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के लिए पहला शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये सम्मान उनके जीवन भर के काम पर एक अंतर्राष्ट्रीय मोहर की तरह है। ये दिखाता है कि हकीम जिल्लुर रहमान की विरासत सिर्फ अलीगढ़ या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक धरोहर है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हमें उनके पूरे जीवन और काम को कुछ वाक्यों में समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हकीम सैयद जिल्लुर रहमान सिर्फ यूनानी चिकित्सा के एक विद्वान से कहीं ज्यादा हैं। वो एक इतिहासकार हैं, एक संरक्षणवादी है और एक संस्था निर्माता हैं, जिन्होंने एक अकेली जिंदगी में वो कर दिखाया
जो आमतौर पर कई पीढ़ियां मिलकर करती हैं। उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा परंपरा को, जो आधुनिक विज्ञान की चकाचौंध में कहीं खो सकती थी, न सिर्फ बचाया बल्कि उसे एक नया, आधुनिक और सम्मानित घर दिया। उनका काम सिर्फ अतीत को संरक्षित करना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए उसकी नींव रखना है। उनका काम यह सुनिश्चित करता है कि इब्न सिना और गैलेन जैसे महान विद्वानों का ज्ञान और भारत में यूनानी चिकित्सा का जो सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, वो सिर्फ किस्से कहानियों में न रह जाए। बिल्कुल। बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सक्रिय रूप से इसका अध्ययन किया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ज्ञान को एक जिंदा परंपरा बनाए रखा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। दिए गए स्रोतों में उनके दादा हकीम सैयद करम हुसैन और उनके बेटे सैयद जियाउर रहमान का भी जिक्र है। अच्छा, तो ये एक पारिवारिक विरासत है। हाँ, एक तरह से। और यहीं से एक सवाल मन में आता है। आज की दुनिया में जहाँ आधुनिक चिकित्सा का इतना बोलबाला है, एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक ही परिवार की कई पीढ़ियों के समर्पण का क्या महत्व हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा को निभाना है, या फिर ये उस गहरे ज्ञान को जीवित रखने का एक सबसे जरूरी और प्रभावी तरीका है, जिसे किसी बाहरी व्यक्ति के लिए सीखना और समझना शायद कहीं ज्यादा मुश्किल हो? बिल्कुल।